we're going to cover the rest of our cellular microbiology. So we're going to talk about the cytoskeletal elements now. So cytoskeletal elements basically protein fibers हैं जो कि basically हमारे पास cytoplasm के structure को support कर रहे होते हैं. So if we talk about these particular cytoskeletal elements, इसके अंदर हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं. अब माइक्रोफिलामेंट्स है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इससे हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि बहुत छोटी चीज़ें जो होती हैं जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है होते तो सारी माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एक्टिन हो गया, माइक्रोविलाई हो गया, जो कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं. जैसे मसल कंट्रैक्शन में हमारे पास एक्टिन का रोल होता है, इसी तरह हमारे पास साइटोकाइनेसिस के अंदर रोल होता है हमारे पास, और फेगोसाइटोसिस के अंदर हमारे पास इन चीज़ों का रोल होता है. उसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं. ठीक है, अब बहुत छोटा स्ट्रक्चर है तो वो हमारे पास क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प कर देगा, कंट्रैक्शन में हेल्प कर देगा. लेकिन जो थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर हैं वो सेल के स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करें. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं. अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल आप काफ़ी सारी एंटी कैंसर ड्रग्स में भी पड़ेंगे. उसके अलावा हमारे पास जैसे कॉल्चिसिन होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट कर रही होती है. तो हमने याद रखना कि हमारे पास मूवमेंट और सेल डिवीजन में रोल होता है. तो बेसिकली कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होते हैं और जो हमारे पास और चीज़ें होती हैं वो इनके अगेंस्ट काम कर रही होती हैं. तो इसलिए दीज आर इन्वॉल्व इन सीलिया, फ्लैजेला, माइटोटिक स्पिंडल, एक्सोनल ट्रैफिकिंग, सेंट्रियोल्स वगैरह. मूवमेंट मैंने गलती से माइक्रोफिलामेंट्स में बता दिया था. माइक्रोफिलामेंट्स का और माइन्यूट रोल होता है. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, दे आर यूज फॉर मूवमेंट. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से अब याद रख सकते हैं कि जैसे ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब ट्रेन्स होती हैं, तो ट्यूब्स जिस तरह होती हैं वैसे हमारे पास हमने याद रखना है कि वो ये हमारे पास रोल प्ले करती है इन द मूवमेंट. ठीक है, तो हम अगर रिवाइज करें तो माइक्रोफिलामेंट्स व्हाट दे डू इज द मसल कंट्रैक्शन, साइटोकाइनेसिस एंड फेगोसाइटोसिस. देन वी हैव इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट प्ले अ रोल इन सेल स्ट्रक्चर, एंड वी हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट प्ले अ रोल इन मूवमेंट एंड सेल डिविजन. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आ जाता है. माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हो सकता है आपसे कोई भी ना पूछे, लेकिन वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग दैट्स इन फर्स्ट एड. सो बेसिकली इट्स अ सिलेंड्रिकल आउटर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेलिकल एरे ऑफ पॉलीमराइज्ड हेटेरोडाइमर्स ऑफ अल्फा एंड 1 बीटा ट्यूबुलिन. तो अगर हम इसको समराइज करें तो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल का स्ट्रक्चर है, सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके अंदर अल्फा ट्यूबुलिन है और बीटा ट्यूबुलिन है. ठीक है, तो ये दो जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन चेन्स हैं वो हमारे पास इसको बना रही है. ठीक है, इसके हेटेरोडाइमर्स. उसके बाद हर डाइमर के अंदर 2 GTP बाउंड है. ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास फ्लैजेला, सीलिया, माइटोटिक स्पिंडल के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ होता है. ये स्लो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, नॉर्मली तो हमारे पास जो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होती है जो फास्ट होती है वो तो नोड्स ऑफ रेडवेयर के ऊपर हो रही होती है ना, लेकिन ये स्लो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. उसके अलावा हमारे पास ये कहाँ पे होते हैं, फ्लैजेला, सीलिया, माइटोटिक स्पिंडल. हमने बात की थी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट and cell division. So we need to remember that microtubules are basically that they are cylindrical structures composed of a helical array of polymerized heterodimers of alpha tubulin and beta tubulin. हर डाइमर के ऊपर हमारे पास 2 GTP बाउंड होते हैं. हमारे पास फ्लैजेला, सीलिया, माइटोटिक स्पिंडल में इनकॉर्पोरेट होता है. इसके अलावा स्लो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है. उसके बाद हमने याद रखना है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मोटिव प्रोटीन्स होती हैं. ये हमारे पास सेलुलर कार्गो को ऑपोजिट एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में जाती हैं. तो बेसिकली अगर हम रेट्रोग्रेड टू माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो हमारे पास डाइनिन कर रही होती है, और एंट्रोग्रेड टू माइक्रोट्यूब्यूल करें तो वो हमारे पास काइनेसिन कर रही होती है. ठीक है, तो डाइनिन और काइनेसिन है ना हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर मोटिव प्रोटीन्स हैं. तो बेसिकली एक हमारे पास इसका पॉजिटिव एंड है और एक इसका नेगेटिव एंड है. तो कुछ एक जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव कर रही है जो कि हमारे पास डाइनिन है, और एक हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव करी है जो कि काइनेसिन है. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव पहले आएगा ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डी से स्टार्ट होता है, डी पहले आता है के से. ठीक है, तो हमने याद रखना है कि डाइनिन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी और नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो हमारे पास काइनेसिन जाएगी. उसके बाद हमने याद क्या रखना है, हमने ये याद रखना है कि हमारे पास जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, पोलियो होता है, रेबीज़ वायरस होता है और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, वो हमारे पास क्या करते हैं, वो डाइनिन को यूज़ करते हैं फॉर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट टू न्यूरोनल सेल बॉडी. ठीक है, तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, रेट्रोग्रेड जाएंगे. ठीक है, देखें अगर हमें बंदा पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो हमें याद रखना है कि वो ऑपोजिट जा रहे हैं ना. नॉर्मली तो पॉजिटिव की तरफ हर चीज़ पॉजिटिव की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमें याद रखना है कि वो हमारे पास रेट्रोग्रेड जा रहा है टू माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, उसके बाद हमने याद रखना है कि हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनस
पोलियो, रेबीज़, herpes simplex वायरस, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली इतना याद रखना है कि हमारे पास डाइनिन का यूज़ कर रहे होते हैं फॉर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट टू न्यूरॉनल सेल बॉडी। उसके अलावा जो हमारे पास herpes simplex वायरस की रीएक्टिवेशन होती है वो इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, वो हमारे पास काइनेसिन मीडिएटेड होती है। तो टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज़ हो गया, उसके अलावा हमारे पास herpes simplex वायरस की इनिशियल इन्फेक्शन हो गई, वो हमारे पास डाइनिन मीडिएटेड होती है। और हमारे पास जाती है ये जो herpes simplex वाली होती है वो हमारे पास सेल बॉडी के से जाती है, ठीक है, रीएक्टिवेशन सेल बॉडी से जाती है, वो सेल बॉडी तक आती है जो इनिशियल वाली होती है। स्लो एट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट लिमिटिंग स्टेप ऑफ पेरिफेरल नर्व रीजनरेशन आफ्टर इंजरी, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि पेरिफेरल नर्व रीजनरेशन आफ्टर इंजरी होनी है तो हमारे पास स्लो एट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट रेट जो होता है वो लिमिटिंग स्टेप होता है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। हमने याद रखना है कि हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स गेट कंस्ट्रक्टेड वेरी टेरिबली। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मली याद रखें तो हमने कॉल्चिसिन में ऐसे होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर कर रहा होता है, एंटीगाउट होता है। उसके अलावा विंका एल्कलॉइड्स होते हैं, टेक्सेन्स होते हैं, ग्रीजोफुल्विन होती है, बेंडाजोल होती है। अगर हम इसके निभाने के हिसाब से याद रखें कि microtubules get constructed very terribly, so we have bendazole, we have grezofulvin, we have colchicine, we have vinca alkaloids, and we have taxanes. Okay, so negative end is near the nucleus and positive end is near the periphery, so you need to remember this. So what we have to remember in all of this, we need to remember the dynein and kinesin. Dynein moves from positive to negative, which is retrograde, and kinesin moves from negative to positive, which is antrograde. Clostridium, tetanus, rabies, HSV इनिशियल इन्फेक्शन में डाइनिन को यूज़ करे होते हैं। और हमारे पास जो herpes simplex वायरस की रीएक्टिवेशन है वो हमारे पास काइनेसिन मीडिएटेड होती है। उसके बाद ड्रग्स आ जाते हैं, ड्रग्स में बेंडाजोल आ जाता है, उसके अलावा ग्रीजोफुल्विन आ जाता है, उसके अलावा कॉल्चिसिन आ जाता है, विंका एंड टैक्सेन्स आ जाते हैं। तो वी नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, देन वी हैव टू मूव ऑन टू सीलिया स्ट्रक्चर। सो सीलिया में हमारे पास क्या होता है, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट अरेंजमेंट्स होती है। बेसिकली हमारे पास 9 डबलेट्स और 2 सिंगलेट अरेंजमेंट्स है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसको एक एक्सोनिम फॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली हाउ दिस 9 डबलेट 2 सिंगलेट अरेंजमेंट वर्क्स कि हमारे पास बेसल बॉडीज़ होती हैं, बेस ऑफ सीलियम बिलो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं, उनके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें कि एक्सोनिम है क्या, सो दिस लुक एट द स्ट्रक्चर, दे आर 9 डबलेट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So these are 9 doublets and there are 2 singlets in the center, and this structure forms the exonym. So cilia यहाँ से हमें इस तरह नज़र आ रही है। So what we do is we do it like this. This is the actual cilia structure अगर, so there is a basal body over here on which the cilia rests. It's basically base of cilia below the cell membrane. So there are motile cilia and there are immotile cilia. So non-motile cilia basically work as chemical signal sensors and have role in signal transduction and cell growth control. Whereas this genesis may lead to polycystic kidney disease, mitral valve prolapse, or retinal degeneration. So they can ask you what is the underlying mechanism of these diseases. So you can say there is problems with cilia dystgenesis. Then we have axonimal dynein, that is an ATPase that links peripheral 9 doublets and causes bending of cilium by differential sliding of doublets. So these doublets, they slide differently and they cause bending of cilium, and they are all linked by axonimal dynein. You can see over here. This is axonimal dynein, this red structure. And there is also gap junctions between these that allow coordinated ciliary movement. So to discuss the one of the abnormalities, we need to know about primary ciliary dyskinesia, which is a very high yield topic for step 1. So you need to remember that there is autosomal recessive condition where there is a dynein arm defect leading to immotile cilia and dysfunctional ciliated epithelium. Most common is Cartegner syndrome, which is primary ciliary dyskinesia with situs inversus. So what is situs inversus? Situs inversus is basically that the right side of your body would move to the left side and it would be like this. So
right side would move to left side. So you would have your heart on the right side. Similarly, there would be hearing loss due to dysfunctional eustachian tube cilia. So as eustachian tube plays a role, so we need to remember that there would be hearing loss due to dysfunctional eustachian tube cilia. One can develop otitis media with diffusion this way. There would be recurrent infections because and bronchiectasis due to impaired ciliary clearance of both debris and pathogens. There would also a very important connection is infertility. You would see immotile spermatozoa in the scenario. So they would typically give you a scenario of a male who is uh, recognized as a case of immotile spermatozoa, having immotile spermatozoa. So they could ask you about other common associations. So it could be bronchiectasis, it could be hearing loss. In a female, instead, it would be ectopic pregnancy risk due to dysfunctional fallopian tube cilia and due to improper implantation of the zygote, blastocyst basically. So moving on to sodium potassium pump, I remember my physiology teacher used to say that it should be your best friend if you're studying physiology. So sodium potassium ATPase is located in the plasma membrane with ATP site on the cytosolic side. So for each ATP consumed, the 2 potassium goes into the cell and 3 sodium goes out of the cell. And you need to remember that digoxin directly inhibits this and increases cardiac contractility by indirect inhibition of sodium calcium exchanges, leading to increased calcium inside the myocardium, leading to increased cardiac contractility. So this is one association that you need to remember with sodium potassium ATPase pump. With cilia, we discussed the primary ciliary dyskinesia. With other than that, with microtubule, we discussed the pathogenesis of Clostridium tetani, polio, rabies, herpes simplex, and we also discussed some drugs associated with microtubules. So every biochemistry structure that you do, you must know the association. Moving on to collagen. Collagen is basically one of the most abundant proteins in the human body. It's extensively modified by the post-translation modification. If you were someone now in second year or any of the senior years of med school, you would know that collagen often gave us a hard time when we had to remember its synthesis and structure, because there are many steps involved in synthesis of collagen. There are mainly 4 types of collagen. So basically we need to remember that it's the most abundant protein in the body. So it organizes and strengthens the extracellular matrix. So extracellular matrix is the supporting framework of these tissues, and you need to remember that each type is specific to where it is located. You need to remember that the type 1 is found in skeleton, the type 2 is found in cartilage, the type 3 is found in arteries, and type 4 is classically found in basement membrane. So if you remember the mnemonic SCAB, that is type 1 in skeleton, type 2 in the cartilage, type 3 in the arteries or vessels, and type 4 in the basement membrane. So if we talk about the type 1, you need to remember that type 1 is the most common. We have skeleton all over the body. So we need to remember that all the skeletal structures, including bone, skin, tendon, dentin, fascia, cornea, and late wound repair, they involve basically type 1 collagen. And type 1 collagen is the strong collagen. You need to remember this. So one thing that you need to remember in type 1 or type 3 collagen is basically the early wound repair is involving the type 3 collagen. So how you would remember this is that arteries are fragile structures relatively, whereas skeleton is a stronger structure. So in early wound healing, the type 3 collagen is involved, and in the late wound healing, type 1 collagen is involved. Besides that, you need to remember that cornea especially, you need to remember type 1 collagen. Then you have to remember that the type 1 collagen is classically reduced in production in osteogenesis imperfecta type 1. We will be going over this in detail later. We need to remember that there is type 2 collagen that includes cartilage, including hyaline,
cartilage, vitreous body, and nucleus pulposus. So now nucleus pulposus is present in vertebral body, and you need to remember this in the vertebra. And then type 3 collagen, like I said, it is involved in skin, blood vessels, uterus, fetal tissue. So you can see these are relatively fragile structures, and this is classically deficient in vascular type of Ehlers-Danlos syndrome. So vascular type of Ehlers-Danlos syndrome. So myofibroblasts are responsible for secretion, proliferative stage, and wound contraction in this case. So this is also an MCQ, that what is responsible for secretion and wound contraction. So myofibroblasts are associated. Early wound repair involves type 3 collagen, and late wound repair involves type 1 collagen. Then we have type 4 collagen, which is classically involved in basement membrane, basal lamina of cochlea, and in the lens. So type 4 is defective in Alport syndrome, targeted by autoantibodies in Goodpasture syndrome as well. So Alport syndrome, Goodpasture syndrome, type 4. Then we have type 3, Ehlers-Danlos syndrome, vascular type. Then we have type 1, which is involved in osteogenesis imperfecta. Then we moving on to the collagen synthesis and structure. This is the last topic for this particular video, and then I will be going over specific disorders in separate videos, so they are easier to remember. So basically the collagen synthesis starts in the rough endoplasmic reticulum. The collagen messenger RNA is translated into an alpha chain called pre-procollagen. Okay, so first of all, translation of collagen alpha chains, pre-procollagen. This is what you need to remember, that there is collagen. Afterwards, this structure is basically that there is a glycine XY. Okay, this structure has a glycine XY, and glycine is the most abundant amino acid in the chain, which is about 1/3 of the chain. So this is the most abundant amino acid. This is what they usually ask. They can ask you in a UL question, in an NBME question, what is the most abundant amino acid in this. Okay, X over here is often proline or lysine, and Y is often hydroxyproline or hydroxylysine. Okay, so this is what you need to remember. Afterwards, there is hydroxylation. In the rough endoplasmic reticulum, you could get hydroxylation. To add the hydroxy group, you need vitamin C. So in vitamin C deficiency, for example, if they give you scurvy, there is impaired hydroxylation of collagen chains, leading to improper collagen synthesis, leading to the connective tissue in your gums to not form properly, leading to bleeding of gums, known as scurvy. Remember, scurvy used to occur in pirates. Then we have glycosylation, where sugars are added. So basically glycosylate, sugars are added to these hydroxylysine residues. This allows the 3 alpha chains. So basically this was the alpha chain. This alpha chain undergo hydroxylation, then it underwent glycosylation. There is a triple helix formation, which is known as procollagen. Initially, single chain was known as pre-procollagen, then this was hydroxylated, glycosylated, and now it is formed as triple helix, and this triple helix is known as procollagen. Okay, clear till here? So this triple helix is not formed in osteogenesis imperfecta. So initially what we studied about osteogenesis imperfecta, that it was defective in type 1 collagen. Then we studied that a triple helix formation is not proper. Then it could be osteogenesis imperfecta. Afterwards what occurs is that is exocytosis. This procollagen molecule is packed into the Golgi, packed into a vesicle, routed through Golgi apparatus. It is pushed out of the cell into the extracellular space. Okay, got it? This is how in the extracellular space. So when we studied earlier, we remember that there was a C-terminal and an N-terminal peptide. So we removed this. Okay, this is removed. This C-terminal and
N-terminal peptides. So there are enzymes, there are specific enzymes that leave off these, and now this procollagen is converted into tropocollagen. These tropocollagen molecules spontaneously self-assemble and align in a staggered formation to create long collagen fibrils. Okay, there is self-assembly of many tropocollagen molecules, and they are then cross-linked together. These are self-assembled and cross-linked together. This cross-linking is stabilized by lysyl oxidase, and this lysyl oxidase requires copper to function. So copper, we can say, is a cofactor or a coenzyme for lysyl oxidase. So if copper is missing, the cross-linking fails, leading to fragile collagen. Okay, so this is the problem in Menkes disease. You need to remember this. Alright guys, that's it for this video. In the next few videos we'll be covering the disorders, and then we'll put the cellular biochemistry to an end. I am constantly trying to improve my videos, but do leave your suggestions. I would see you guys in the next video. Please do like, subscribe to my channel. I'm really working hard to make these videos.